चीन के साथ भारत के रिश्ते भले ही नाजुक रहे हों, लेकिन अब हालात बदलने के लिए तैयार हैं। खासकर ऐसे में जब चीन के विदेश मंत्री भारत में हैं। उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हो चुकी है। इससे पहले वांग यी भारत के अपने समकक्ष एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात कर चुके हैं। अब खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एससीओ शिखर सम्मेलन में जाने के लिए पुष्टि हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 31 अगस्त से 1 सितंबर तक जो एससीओ का समिट हो रहा है उसके लिए वहां जा रहे हैं। तो ये दोनों तरफ जो दोस्ती की सुगबुगाहट सी नजर आ रही है, इसके मतलब क्या हैं और दोनों देश किन किन जो अभी तक अनसुलझे मसले हैं, किन किन मुद्दों पर आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, उधर से अमेरिका और इधर से चीन, दोनों कान लगा के और आंख खोलकर ये सारी चीजें देख रहे होंगे। तो वहां से क्या रिएक्शंस होंगे और अब चीन और भारत के द्विपक्षीय रिश्ते आगे कहां जाएंगे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप टैरिफ पर भारत का अमेरिका के साथ भले ही अभी तालमेल नहीं बैठ पाया हो, लेकिन ट्रंप ने एक काम तो जरूर कर दिया। वो भारत और चीन के बीच नजदीकियों का एक माध्यम बन गए हैं। जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ को लेकर भारत पर दबाव बनाया, रूस से नजदीकियों पर तौराइयां चढ़ाई, उनकी इस हरकत का एक सकारात्मक असर भारत और चीन के बीच मजबूत होते आपसी संबंध में दिखने लगा। फिलहाल तो चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं और पीएम मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात ने साबित कर दिया कि ग्लोबल मंच पर व्यापार के लिहाज से दोनों देशों की नजदीकियां काफी अहम साबित हो सकती हैं। गलवान घाटी विवाद के बाद भारत और चीन के बीच पटरी से उतरे रिश्तों की गाड़ी एक बार फिर परवान चढ़ती दिख रही है। तो वहीं भारत चीन के साथ अपने द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार के साथ मजबूती भी चाहता है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी चीनी समकक्ष वांग यी से साफ शब्दों में कहा है कि अगर भारत और चीन के रिश्तों में प्रगति चाहते हैं तो सीमा पर तनाव कम करना होगा। Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition conflict. वहीं दूसरी ओर चीनी विदेश मंत्री वांग यी भी भारत के साथ आने वाले दिनों में मजबूत रिश्तों को लेकर भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन बाहरी दखल से निपटने, आपसी सहयोग को विस्तार देने और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती देने के लिए तैयार है। भारत और चीन के आपसी रिश्तों में ये सुधार ऐसे समय में हो रहा है जब रूस से कच्चा तेल खरीदने के नाम पर अमेरिका ने भारत पर पेनाल्टी के तौर पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ थोप दिया है और चीन के साथ भी सौदेबाजी में लगा हुआ है। ऐसे में भारत चीन के कारोबारी रिश्तों में सुधार आने से अमेरिका ना तो भारत पर अधिक दबाव बना पाएगा और ना ही चीन को टैरिफ संबंधी धमकी दे पाएगा, क्योंकि चीन और भारत दुनिया के नक्शे पर दो ऐसे देश हैं जिसका न केवल बाजार बेहद बड़ा है बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक मंच पर दोनों ही देशों का अच्छा खासा दबदबा है। और ऐसे में भारत चीन की जुगलबंदी अगर कामयाब साबित हो गई तो ये ग्लोबल ट्रेड सिनेरियो के लिए बड़ी बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं दोनों खास मेहमानों का। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार। एम्बेसडर सज्जनहार, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है। रॉबिन सचदेव हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जाने माने जानकार। गुड इवनिंग रॉबिन सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर सज्जनहार, अब 3D फॉर्मूला सर हमने रखा था अपना, डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन एंड डी इंडक्शन, खासतौर से चीन के नज़रिए से। अब डिसएंगेजमेंट तो हो चुका है सर, लेकिन अभी डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन पूरी तरह से अभी दिखाई देता नहीं है। और ये जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, गले मिल लें, हाथ मिला लें, मीडिया में बहुत सारे हेडलाइंस बन जाएं, बट वो ट्रस्ट डेफिसिट सर क्या भारत और चीन के बीच में बन पाया है अभी, या काम बाकी है? जी, अभी तो बहुत काम बाकी है। ट्रस्ट डेफिसिट की आपने बात की है। ट्रस्ट डेफिसिट तो देखिए बहुत पहले से चल रहा है, 1960 से चल रहा है और उसमें कोई कमी नहीं आई है। परंतु ये बात भी दीपक जी हमको ध्यान रखनी होगी, जो दो बहुत बड़े देश हैं, वो उसका करीब 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, हम 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, दोनों का करीब 1.4 बिलियन आबादी है।
एक दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम चौथे नंबर पर। तो हमें अपने संबंध जो है सामान्य रखने चाहिए, हमारे लिए फायदा है, हमारे अपने देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारी आर्थिक प्रगति के लिए, आर्थिक आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, और दूसरा हमारे रीजन के लिए भी ठीक रहेगा। तो इसीलिए जो 5 साल से हमारे संबंध इतने तलखियत भरे हो गए थे, तो उसको थोड़ा-सा ठीक करने के लिए तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात देखिए, मैं ये कहूँगा, जो हमने ये कवायद शुरू कर दी थी राष्ट्रपति ट्रंप के आने से, उन्होंने अभी जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं, पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाए हैं, उसका कुछ तो असर हुआ ही है। परंतु हमने अपनी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, दीपक जी, उससे पहले शुरू कर दिया था। इलेक्शन हुआ था नवंबर में पिछले साल। हमारे दोनों नेताओं की मुलाकात कजान में हुई थी अक्टूबर में, और तब हमने कहा था जो हम इसको आगे लेते हैं। तो कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे अब डॉक्टर जयशंकर से बात हुई कल, तो उन्होंने कहा जो जैसे ये रेयर अर्थ की बात है जो उन्होंने हमको एक्सपोर्ट करना है, दूसरा ये फर्टिलाइजर का, तीसरा ये टनल बोरिंग मशीन्स। तो ये कम से कम जिसे कहा जाए लो हैंगिंग फ्रूट, जो भाई थोड़ा जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। बड़े मुद्दे तो अभी बहुत हैं। अभी तो हमारी जो बॉर्डर है, उसको अगर हल करना है, वो इतने डैम बना रहे हैं, हाइड्रोलिक डेटा हमको देना है, उसके अलावा पाकिस्तान की वो इतनी सहायता करते हैं, उसके बारे में तो बहुत मुद्दे हैं जो कि हमको सॉल्व करने हैं। अगर हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य बनना चाहते हैं, परमानेंट मेंबर, उसमें अगर एक अड़चन है तो वो चीन की अड़चन है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के हमारी सदस्यता में एक अड़चन है तो चीन की अड़चन है। तो इसीलिए मुद्दे बहुत हैं। तो ट्रस्ट तो अभी नहीं आएगा। और मैं समझता हूं, आखिरी बात में यही कहूंगा, जो जिसे कहते हैं बॉल इज इन चाइनाज कोर्ट, चाइना के पाले में है गेंद, उनको प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजों में जी। जो अंकुश लगाया हुआ है वो चीन ने लगाया हुआ है। ऑल राइट सर, तो चीन के पाले में अब गेंद है और वहीं से सब कुछ होगा। लेकिन कमाल की बात यह है रॉबिन सर कि चीन भी दरअसल यही चीज़ें बोलता है कि गेंद तो साहब भारत के पाले में है, अब हम क्या करें, हमको तो बट फिर भी सर, ये जो जितना सिलसिलेवार तरीके से जयशंकर साहब का वहाँ जाना, वांगी साहब का यहाँ आना, अब मोदी साहब और शी जिनपिंग भी मिलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी LAC के इर्द गिर्द 60-70 हज़ार सैनिकों की तैनाती है। LAC के नज़दीक चीन अभी भी अपनी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स कम नहीं कर रहा है, लगातार बरकरार रखे हुए है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ा रहा है। तो ये सर उस तरफ ऐसा लगता है कि उकसावा भी चल रहा है और इस तरफ दोस्ती का हाथ भी है। तो हम कैसे समझें इन रीसेंट डेवलपमेंट्स को? थैंक यू सो मच। एम्बेसडर सज्जनहार ने टोटल होलिस्टिक बहुत ही स्ट्रेटेजिक बातें कही, और एक दो मैं खासकर हाईलाइट करूंगा जो सर ने कही अभी। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट सबसे पहले मैं उसी को आगे रख देता हूँ। एम्बेसडर सज्जनहार ने कहा कि ये जो हमारा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कुछ हद तक ये कजान में पिछले साल शुरू हुआ था, और उसी कड़ी का ये प्रोसेस है कि हमारे सीनियर लीडर्स मिल रहे हैं और आपस में म्यूचुअल रास्तों को देखना चाह रहे हैं। दैट इज द राइट थिंग, क्योंकि इस समय एक दूसरा परसेप्शन जा रहा है दुनिया में कि इंडिया चाइना के पास इसलिए जा रहा है क्योंकि इंडिया को प्रेशर है अमेरिका से, और बाय द वे वो असलियत भी है, राइट, पर वो नैरेटिव भी है। तो ऐसे में ये होगा कि चाइना को अगर ये परसेप्शन हो रहा है कि क्योंकि इंडिया अमेरिका से कॉर्नर हो रहा है इसलिए इंडिया मेरे पास आ रहा है, तो चाइना अपने को नेगोशिएशंस में अपर हैंड रखना चाहेगा, रखेगा। एंड वंस अगेन आई थिंक एम्बेसडर सज्जनहा वुड मच अंडरस्टैंड, और आपके दर्शक भी, कि इक्वेशन पावर की नेगोशिएशन में हो जाती है। तो इसलिए बहुत अहम है हमें नैरेटिव क्लियर रखना कि इंडिया चाइना के जो रिश्ते जिस रास्ते जा रहे हैं, ये अभी फिलहाल तो ठीक है, उथल पुथल जो कुछ है अमेरिका से, बट पिछले 1 साल से ये प्रोसेस चालू हुआ है। दैट्स वन। सेकेंडली, यस, मल्टीपल इश्यूज हैं। अगेन आपने भी आइडेंटिफाई करी, एम्बेसडर ने भी। मेरे को लगता है अगर हम माने कि 2.5 इश्यूज हैं एंड प्लस अदर्स। वन इश्यू है हमारी बाउंड्री LAC, राइट। सेकेंड हमारी बिग इश्यू है चाइना से पाकिस्तान, उसका सपोर्ट या जो भी कुछ सारा ओके। 0.5 है हमारा ट्रेड में, जो हम ट्रेड में, इकोनॉमी में जो चाइना नॉन टैरिफ बैरियर्स
खड़े करता है, हमारे लिए मार्केट एक्सेस नहीं है, वहां से जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं इस समय स्पेशलिटी केमिकल्स फॉर एग्रीकल्चर, वो होल्ड अप हो रखे क्योंकि कस्टम्स में उनका क्वालिटी चेक ही नहीं हो रहा है 6 महीने से। तो ऑफिशियल रीजन है कि क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसलिए नहीं कर पा रहे। ये नॉन टैरिफ बैरियर्स है। तो 2.5 मान लीजिए, बॉर्डर इशू, पाकिस्तान इशू एंड ये ट्रेड रेट। बट ये इसके अलावा और भी है फिर, जैसे अभी अगेन बात हो रही थी, ये जो वाटर डैम्स हैं, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना रहा है चाइना इतने बड़े बड़े, तो बड़ी सारी इश्यूज हैं। बट ये सबसे अहम है LAC बाउंड्री, मेरे ख्याल से, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑल्सो, बट बाउंड्री को हम मानिए पहला। तो इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट कि दोनों लीडर्स, एंड ऑब्वियसली व्हेन वांग यी इज हियर एंड फॉरेन मिनिस्टर इज मीटिंग एंड एक्सेट्रा, ये सब होमवर्क हो रहा है एक तरह से, हम कहेंगे सिस्टमैटिकली, Absolutely, टू sir. प्रिपेयर फॉर द मीटिंग फॉर द हेड्स ऑफ द स्टेट्स इफ दे मीट। अभी हमें फिलहाल पता नहीं, आई डोंट नो कि इफ मोदी जी एंड शी जिनपिंग विल मीट, तो उसमें क्या क्या बड़े इश्यूज होंगे। एट द सेम टाइम सिग्नल्स हैं और कुछ स्टेप्स भी हैं। पिछले साल इंडिया ने पिछले महीने इंडिया ने टूरिस्ट वीजा ओपन कर दिया चाइनीज के लिए। पिछले 5 साल से हम चाइनीज को कोई टूरिस्ट वीजा नहीं इशू कर रहे थे, राइट। ठीक। अब बात हो रही है फ्लाइट्स की, डायरेक्ट फ्लाइट्स की रिज्यूम होने, ये भी 5 साल से बंद है। तो इस तरह से ये जो स्टेप्स जा रहे हैं आगे, आई थिंक आर डेफिनेटली वेरी गुड स्टेप्स। एंड अगेन, हम नेबर्स हैं, हमें को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। हम दोनों देशों को जियो और जीने दो सीखना पड़ेगा। वी विल बोथ हैव टू लर्न कि भैया तुम भी जियो, मुझे जीने दो। अगर तुम मुझे नहीं जीने दोगे तो ऑब्वियसली हम अपने को डिफेंड करेंगे, लाइक हमने एब्सोल्युटली गलवान में सर, करा था। एब्सोल्युटली सर। और भारत तो कहता है ना कि भाई जियो और जीनो दो का सिद्धांत जो है, हिंदी चीनी भाई भाई का जो सिद्धांत है, वो तो 3 म्यूचुअल्स पर टिका हुआ है। भारत जिनको दोहराते रहता है कि भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल सेंसिटिविटी हो और म्यूचुअल इंटरेस्ट्स हो। अब ये जो यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ है, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या ये उस मुकाम तक हमको ले जाएंगे? एम्बेसडर सज्जनहार, एक बहुत इंपॉर्टेंट दोनों देशों की दोस्ती या रिश्ते के बीच की एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी अब पाकिस्तान बन चुका है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो सर वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। जिस तरह से हमने बाकायदा सबूतों के साथ, मय सबूत हमने बताया कि पाकिस्तान की किस तरह से टेक्नोलॉजिकली खुलेआम मदद कर रहा था चीन। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद चिंताएं बढ़ी हैं चीन को लेकर। दूसरी तरफ वांग यी भारत के तुरंत बाद पाकिस्तान जा रहे हैं सर, वहां पर 6th स्ट्रेटेजिक डायलॉग इन लोगों की होने वाली है। पाकिस्तान भी चीन के साथ अब बढ़ा चढ़ाकर रिश्ते बता रहा है, अपनी कोर इंटरेस्ट, ट्रेड, रीजनल स्टेबिलिटी का साझेदार। तो हम सर पाकिस्तान के नजरिए से और सिंदूर के बैकग्राउंड में कितना दोस्ती को गहरा पाएंगे चीन के साथ सर अभी? देखिए, हमको बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और जो पाकिस्तान और चीन का रिश्ता है, वो तो वो कहते हैं आयरन ब्रदर्स है, स्वीटर देन हनी है, हायर देन माउंटेन्स एंड डीपर देन ओशंस है। ये सब उनके मतलब ये मेरे शब्द नहीं है, ये उन्हीं के शब्द हैं, उन्हीं के नेता ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। और ये जो उनका रिश्ता है, ये कल का परसों का नहीं है, 5 साल 10 साल का नहीं है, ये 1960 से चला आ रहा है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो ये रिश्ता तो आगे भी बहुत मजबूत रहेगा। तो अगर ऐसी बात है तो हमको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो चीन के साथ जो अपने रिश्ते हैं, संबंध हैं, उसको बहुत जिसे कहते हैं फूंक फूंक के हमें चलना पड़ेगा। बड़ा ही रप्रोशमा तो हो रहा है, पर बहुत ही कॉशियसली हमको इसके आगे ले जाना पड़ेगा। और दूसरी बात है जो हमको अपने आप को और ज्यादा सशक्त बनाना पड़ेगा, जो जिससे पाकिस्तान से अगर कोई वो आता है, रिस्क आता है, डेंजर हम वो होता है, तो उसको हम अच्छी तरह जूझ सके। और चीन के साथ भी, और हम तो इसके हमेशा बात करते थे, जो 2 फ्रंट वॉर हमारे लिए होने वाली है, तो हमको तैयार रहना चाहिए। और मैं समझता हूं जो वो नजरिया हमारे सामने अब आगे खुलता जा रहा है। अब इसमें एक देखिए, अभी तक पॉजिटिव बात ये भी है, जो हालांकि देखिए 81%, ये तो पब्लिश्ड फिगर्स हैं, जो पाकिस्तान की जो वेपनरी है वो करीब 81%, जो एमिनिशन है, जो उनके एयरक्राफ्ट हैं, जो उनके और वेपन्स हैं, वो चीन से आते हैं। और दूसरी बात है ऑपरेशन सिंदूर में, जिसका आपने जिक्र किया, और बिल्कुल ठीक बात है, उसको हमें सोचना ही है। उसमें इंटेलिजेंस भी, रियल टाइम इंटेलिजेंस भी दिया जा रहा था पाकिस्तान को। परंतु ये सब होते हुए, सब भी उनके बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एवैक्स सिस्टम वगैरह वगैरह चीन से होते हुए, हमारे जो इंडिजिनस सिस्टम्स हैं
उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने उनके विरुद्ध बड़ा अच्छा उन्होंने अपना कारीगरी दिखाई है। तो इसीलिए ये हमारे लिए एक जो टू फ्रंट वॉर है, थोड़ा एंग्जायटी है, चिंता का विषय है, पर हमको कॉन्फिडेंस भी देना चाहिए। जो हमने हमारे जो अपने अस्त्र-शस्त्र हैं, चाहे वो आकाश हो, आकाश तीर हो, ब्रह्मोस हो, वगैरह-वगैरह, और एस 400 जो हमने रूस से लिया है, तो वो हमको हमारे अच्छा फ़ायदा दिया है। तो आगे चलते हुए भी हमको इसको अपनी डिफेंस के ऊपर और ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए, टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए, और वही प्रधानमंत्री ने अपनी 15 अगस्त की स्पीच में किया है, और अभी कल ही, मतलब इतनी जल्दी उन्होंने मुलाकात भी की सब मंत्रियों से, सब सेक्रेटरी से, सब इकोनॉमिस्ट से, जो अपनी अर्थव्यवस्था को हम कैसे और मजबूत कर सकते हैं और कैसे आगे ले जा सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। रॉबिन सर, मैं थोड़ा सा अमेरिका के नज़रिए से पूछूंगा, और इस वक्त जैसा सर ने बहुत अच्छे से जिक्र किया कि भाई चीन ने भारत को फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ, टनल बोरिंग मशीन सप्लाई करने का भरोसा दिया है। हो सकता है कि चीन भारत को एक स्ट्रेटेजिक सप्लायर के रूप में भी देख रहा हो अभी, लेकिन अभी ये दोनों देशों के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उधर अमेरिका से दोनों देशों पर प्रेशर है। मैं ट्वीट्स देख रहा था, जो चाइनीज़ जो स्पोक्स पर्सन है वहाँ की विदेश मंत्रालय की, वो अचानक से जो है वो भारत और चीन को मिलाकर सबसे ज़्यादा बुक पढ़ने वाले लोग भारतीय और चीन है, यानी कि नॉलेज जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ है, और तमाम तरह की चीज़ें चाइना प्लस भारत को मिलाकर एक अच्छी तस्वीर, सुखद तस्वीर दुनिया को दिखाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये अमेरिका की जो ये ट्रंप साहब के टैरिफ का जो टेरर है, उसके साए में दोनों देशों का साथ आना कितना इंपॉर्टेंट होगा, और क्या ये मौका दोनों देशों को आपसी खटासों को थोड़ा भुलाने का मौका भी दे रहा है सर, या हमारे डिफरेंसेस इतने स्ट्रांग हैं कि शायद हम भुला नहीं पाएंगे? लास्ट पॉइंट फर्स्ट, आई थिंक ये मौका दे रहा है, बट एट द सेम टाइम ये मौका दे रहा है, अपॉर्चुनिटी है, राइट? रियलिटी है, उस पर एडजस्ट करने की अपॉर्चुनिटी हम लोगों पे फॉर, बट एट द सेम टाइम यस, जो हमारे मेमोरी है उसमें बहुत सारी चीजें जहां हम चाइना को देखते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें इन अ वे हिस्ट्री का कैप्टिव नहीं बनना चाहिए। ये भी होता है, हमें हिस्ट्री का गुलाम बन के नहीं रह जाना चाहिए, पहले ये था तो बस वैसे ही है। वक्त बदलते हैं, सिविलाइजेशंस बदलती हैं, दैट्स वन। सेकेंडली, विदाउट डाउट ऐसी इंडिया इस समय दुनिया फ्लक्चुएशन में है, मेजर फ्लक्स में है। हर देश अपने को रिकैलकुलेट कर रहे हैं कि मैं किससे बढ़ाऊं, कितना बढ़ाऊं, कहां बढ़ाऊं। बट हाँ, सबको ये पता है कि मुझे अमेरिका से तो बढ़ाना है। सब ये चाहते हैं, क्योंकि असलियत है अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा बायर है, इत्यादि इत्यादि, मिलिट्री है, एक्सेट्रा, राइट? बट अब सब देश उसके अलावा मल्टीपल अलग राइट्स देख रहे हैं। जैसे आई थिंक जयशंकर जी ने आज कहा कि वी वांट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, पर उसके बाद उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, एंड अ मल्टीपोलर एशिया। वो क्लियर सिग्नल था चाइना को कि भाई आप ये मत समझो कि एशिया में आप यू विल बी द ओनली डोमिनेंट पोल, वी वांट अ मल्टीपोलर एशिया एंड अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो दुनिया विदाउट डाउट उस तरफ जा रही है। इसका एक और इम्पैक्ट होगा, क्योंकि देखिए जो बाकी सारे देश हैं ऑब्वियसली काफी उनमें से सोच रहे हैं कि मैं चाइना से कितना बढ़ाऊं, चाइना को कितना अपनी तरफ खींचूं, इंडिया से कितना बढ़ाऊं, इतनी बड़ी मार्केट है, इंडिया से इन्वेस्टमेंट्स क्या खींचूं, ट्रेड क्या बढ़ाऊं। तो एक तरह से ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ओके, अमेरिका एंड यूरोप के अलावा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें ये दो देश चाइना और भारत एक स्टेबल अगर पोल्स की तरह आए, प्रिडिक्टेबल रहे, तो बहुत एडवांटेज है सबको। सबको एडवांटेज है, ट्रेड का है, इकोनॉमी का है, पीस का है एंड सिक्योरिटी का है। बट उस पोजीशन तक पहुंचने में टाइम काफी लगेगा। एंड यस, हमें चाइना का ध्यान रखना है। एंड बाय द वे, चाइना का एक और पॉइंट जो अभी बात हो रही थी अभी, वी शुड बी क्लियर ऑन सम थिंग्स। हम ये जो कहते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को मदद करी, उसमें 50-50 बात है। 50% जैसे एम्बेसडर कह रहे थे, आप कहते 80% पाकिस्तान के वेपन्स चाइनीज हैं। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं जब पाकिस्तान जंग में जाएगा तो उसने जैसे वेपन्स खरीदे उसको एमुनेशन नहीं देगा? उस हिसाब से तो हम जब जंग में गए, हम रफेल लेके गए तो हम, मतलब फ्रांस हमारी मदद कर रहा था, मिसाइल्स दे रहा था। तो ये तो ऑब्वियस है, जब कोई देश किसी देश से सामान खरीदता है तो उसको एमुनेशन मिलेगी। बट जो 50% जो दूसरे की जिक्र हो रही है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। यानी कि क्या चाइना इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा था रियल टाइम,
इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर रहा था, नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट बना रहा था पाकिस्तान के लिए, वो है की पॉइंट। टर्की ने ड्रोन्स भेज दिए पाकिस्तान को, ठीक है, वो तो उसे बेचे तो उनके उसको मिसाइल्स देनी है, वो देगा सर। ये तो कॉमन सेंस है वर्ल्ड अफेयर्स में, राइट? बट जो चाइना की ये जो मदद है इंटेलिजेंस की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये बहुत खतरनाक चीज है। ऑलराइट सर, तो एम्बेसडर सज्जनार, तो कुल मिला के क्या हम भारत और चीन के बीच में रिश्तों का एक नया अध्याय देख सकते हैं सर, या फिर ये जो रीजनल मंच है, ये दोस्ती, ये फोटो अपॉर्चुनिटी वहीं तक महदूद रहेगी? मसलन ब्रिक्स में, एससीओ जैसे मंच पर भारत चीन साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपसी संबंध इतनी जल्दी सुधरेंगे नहीं, यही तस्वीर रहेगी आगे सर? कुल मिला के अब इस चर्चा को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं, और साथ ही साथ में दोनों से जो बातचीत हुई है उसका अगर हम क्रक्स निकालने की कोशिश करें तो हाँ, ये बात सही है कि भारत और चीन के बीच में संवाद हो रहा है, संवाद जारी है, पॉजिटिव चीज़। विश्वास बहाली, पॉजिटिव चीज़ तेज़ हुई है। सीमा पर स्थिरता की बात, दोनों बात मान रहे हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन भरोसे की खाई अभी भी गहरी है और बड़ी है। क्या ये भरोसे की खाई वांग यी के भारत आने के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एससीओ समिट में जाने के बाद पाट पाएगा दोनों पक्ष? ये एक बड़ा प्रश्न हमारे बीच में रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर सज्जनार सर हमारे साथ जुड़े, रॉबिन सचदेव हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। ये थी हमारी कवर स्टोरी।